अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। और आप से उम्मीद करती हूँ कि आप सब तो ठीक होंगे। तो मैं ये जब व्लॉग का क्लिप शूट कर रही थी तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इस व्लॉग के क्लिप शूट करने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि मेरा माइक म्यूट था। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मुझे किसी ने अप्रोच किया था फेसबुक पे और वो जानना चाह रहे थे फ़िनलैंड में चाइल्ड मेडिकल केयर के बारे में, कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल केयर की ज़रूरत है तो उस मद में फ़िनलैंड में या हेलसिंकी में कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, मैं उन सर्विसेज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ और क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। तो वो मैंने फिर सारा सर्च आउट किया और इसलिए आज का मैंने ये व्लॉग शूट किया है। आराम से तसल्ली से बैठ के सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिस्ट डाउन किया और आपके सामने प्रेजेंट किया है। और कोशिश करती हूँ कि आपको व्लॉग में जो मेरी बताई हुई डिस्क्रिप्शन है वो समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो जैसे मैंने बताया उन बातों को नोट डाउन करते हुए आप गूगल पे ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। बाकी ये कि कोशिश करूँगी कि डिटेल में, अब कोशिश की है मैंने आगे कि डिटेल में आपको सारी डिस्क्रिप्शन बताती रहूँ और फ़िनलैंड में कैसे कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो एक स्पेसिफ़िक जो कंडीशन है उससे जो रेलिवेंट है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या नहीं। अच्छा जी, और स्पेसिफ़िकली मैंने जो ये व्लॉग आज का बनाया है वो एक स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ है, एनोरेक्टल मेल्फॉर्मेशन डिज़ीज़। इसके बारे में मुझे किसी ने कहा था कि सर्च आउट करें कि फ़िनलैंड में इसकी टेक केयर के लिए या इसकी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है नहीं और कौन से हॉस्पिटल्स करते हैं, ये भी मैंने आगे जाके आपको व्लॉग में बताया। तो इस व्लॉग को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगे उसको काइंडली ज़रूर आगे पास ऑन कीजिएगा, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है जिसको शेयर करना आगे बनता है ताकि उन तमाम लोगों तक बात पहुंच सके, किसी के काम आ सके। हाँ जी, तो मैंने जब सर्च आउट किया अपने लैपटॉप पे, थोड़ा मैंने आपको ये दिखा रही हूँ ताकि मैं लैपटॉप पे लिटरली आपके लिए लेजिट इन्फॉर्मेशन सर्च आउट करके लिस्ट डाउन की हुई है। तो जब मैंने सर्च आउट किया तो मुझे पता चला कि फिनलैंड आपको चाइल्ड्स हेल्थ केयर की मद में पीडियाट्रिक जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, इवन दैट सर्जरी की सर्विसेज भी यहाँ दी जाती हैं, रिहेबिलिटेशन दी जाती है, फॉलोअप केयर्स दिया जाता है, मेडिकल सर्विसेज, सपोर्ट, गाइडेंस, ये तमाम चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। अच्छा, अब कुछ हवाले से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के हवाले से मैं बता दूँ कि पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो फ्री नहीं है बट अफोर्डेबल है। इसमें आप डॉक्टर के विज़िट से लेके हॉस्पिटल स्टेज़ के भी एक सर्टेन चार्जेज़ हैं, ठीक है? फिर सर्जरी के कुछ अदर चार्जेज़ हैं, पर ऑल कुड बी कवर्ड अंडर अ फिक्स्ड लो फी और दैट कैन आल्सो बी, आप कह सकते हैं, रीइम्बर्स्ड और कवर्ड बाय कैला। मैं आपको बार-बार कैला का रेफ़रेंस इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ कैला को बहुत ज़्यादा इसकी सर्विसेज़ को अवेल किया जाता है, जो कि सोशल सिक्योरिटी की सर्विसेज़ हैं। आप यही समझ लें कि कैला आपको हाउस अलाउंस भी प्रोवाइड करता है, कैला आपको चाइल्ड केयर बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, कैला का जो इंस्टीट्यूट है वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, कैला का इंस्टीट्यूट आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। मीन्स ये कैला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो आपके काफ़ी तरह के फाइनेंशियल जो क्या उसे कहते हैं, बर्डन्स हैं, उनमें सर्वाइव करने में आपको हेल्प आउट करता है। चलिए, तो आगे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। 2026 के रेट्स के मुताबिक आपकी आउट पेशेंट विज़िट्स की, डे केयर सर्जरीज़ की और हॉस्पिटल स्टेज़ की एक सर्टेन लिमिट है। इस ईयरली लिमिट को क्रॉस करने के बाद आपके पास जितनी मेडिकल सर्विसेज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं और मेडिसिन्स को बाय करने की भी एक सर्टेन ईयरली लिमिट है, यानी कह सकते हैं आप ईयरली कैप है, ठीक है? और उस रेंज को अगर आप हिट करते हैं उसके बाद जो सर्विसेज हैं, जो उसके पास जो मेडिसिन लेने की फ़ीस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो अगर मैं आपको आउट पेशेंट विज़िट्स की बात करूँ तो अंडर 18 जो बच्चे हैं उनके लिए आउट पेशेंट्स विज़िट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। और वैसे अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर वो चार्ज करेगा भी
तो वो आपकी एक अंडर ईयरली लिमिट के अंडर कंसिडर होगा। वो लिमिट क्या है? सर्जरी की, हॉस्पिटल स्टेज की ईयरली जो मेडिकल एक्सपेंस है वो है 815 यूरोस। 815 यूरोस, यानी अगर आप 815 यूरोस की लिमिट के अंदर अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो आप अपनी पॉकेट से दे रहे हैं। जैसे ही आपकी ये ईयरली लिमिट हिट होती है, इट मीन्स हो सकता है कि आपका मेडिकल खर्चा पहले महीने में ही 900 हो जाए, तो 900 इज अबव 815 लिमिट। तो उस 900 लिमिट के बाद आपका पूरा साल जो मेडिकल खर्चा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और इसी तरह मेडिसिन के लिए है। मेडिसिन के लिए जो ईयरली कैप है जो 2016 में इंट्रोड्यूस हुई है, और वो है 636, आप कह रहे 635 यूरो की ईयरली कैप है। जैसे ही आप 635 यूरो तक की मेडिसिन अपनी पॉकेट से बाय कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा साल कोई भी मेडिसिन अगर आपने बाय करनी, वो जितनी भी महंगी है, आपको सिर्फ 2.5 यूरो फीस देनी होगी, तो 2.5 यूरो। अगर मेरी बात, बाकी कैला कवर कर लेगा 40% लिस्ट से लेके 100% तक आपको कैला मेडिसिन रीइंबर्स करके देता है। स्टिक से कैंडल बनाइए, वेरी गुड। ये मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, वो जो बात कर रहे हैं मुझे उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो मैं ये जो लिमिट रेट्स का जो टेबल है, ये मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर भी कर दूंगी ताकि आपको आगे अंदाजा हो जाए। तो आगे चलते हैं, आगे कौन सा फैक्ट है जो मुझे बताना चाहिए, एक मिनट। डॉक्टर विजिट की जो पर विजिट कॉस्ट है वो है मैक्सिमम 70 यूरोस तक। हॉस्पिटल स्टेज भी 70 यूरो पर डे पे आता है, और फुल सर्जरी भी आपकी बहुत लो कॉस्ट पे कंसिडर हो जाती है अगर आपको कैला बेनिफिट दे रहा है। चिल्ड्रंस की अगर स्पेशली बात की जाए, क्योंकि मुझे भाई ने जो कांटेक्ट किया था, या मुझे आईडी ने जिस आईडी से मेरे पास मैसेज आया था, तो उन्होंने स्पेशली क्योंकि अपने बच्चे के लिए पूछा था, तो चिल्ड्रंस के लिए मैनी ऑफ द सर्विसेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या बहुत कम है अगर वो 18 अंडर 18 है तो। और जो चाइल्ड हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं वो कम्प्लीटली फ्री हैं। मेडिकल की कॉस्ट मैंने आपको, सॉरी, मेडिसिन की कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर आप ईयरली कैप को हिट करते हैं जो कि 635 है, उसके बाद आपको सारा साल अगर कोई भी मेडिसिन लेनी है तो आपको हर मेडिसिन के लिए सिर्फ 2.5 यूरो देने पड़ेंगे। अच्छा जी, तो अब एक और सवाल जो मेरे माइंड में आया, इसलिए मैंने सर्च आउट किया, और हो सकता है कि वो आप में से भी देखने वालों के माइंड में, और वो है वेटिंग टाइम के। अगर आपने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट अवेल करना है तो कितना वेट करना पड़ेगा किसी भी मे बी एडल्ट को या चाइल्ड को। तो अगर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ अर्जेंट केसेस डील नहीं किए जाते। वहाँ आपको अगर आपका कोई स्पेशल केस है तो उसको रेफरल बेसिस पे डील किया जाएगा, वरना वीक्स और मंथ्स लग सकते हैं आपको अपॉइंटमेंट मिलने में। ठीक है, और सीरियस केसेस ऑफ कोर्स केटर किए जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल केसेस भी हैं, रेफरल बेसिस पे भी केटर किए जाते हैं। और बच्चों के अक्सर जो डिसेबिलिटी के केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक प्रोसेस के थ्रू या फास्ट ट्रैक सिस्टम के थ्रू जल्दी कर लिया जाता है, डील कर लिया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिलीज को मिलती है या नहीं, मैंने बताया कि एक्स्ट्रा सपोर्ट अगर आपका कोई चाइल्ड सिक है या अगर आपको उसको कोई इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है तो कैला, फिर मैं बार बार बोल रही हूँ, कैला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको स्पेशल केयर अलाउंस, डिसेबिलिटी रिलेटेड अलाउंस, रीइंबर्समेंट फॉर मेडिसिन एंड ट्रैवल, सोशल असिस्टेंस इफ फैमिली कैन नॉट अफोर्ड कॉस्ट। अगर फैमिली कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती तो कैला सोशल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बर्डन्स या फाइनेंसेस। अच्छा जी, तो अब अगला सवाल या अगली इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने लगी हूँ वो ये है कि फिनलैंड में कि क्या आप कोई ऐसे हॉस्पिटल्स हमें रेफर कर सकती हैं, रेफर इन सेंस कि आप कोई उन हॉस्पिटल्स के बारे में बता सकती हैं जहाँ स्वेयर डिजीज का, जिस डिजीज का मैंने आपको बताया उस जैसी, या और जो डिजीज है जो कि स्वेयर या क्रॉनिक डिजीजेस की कैटेगरी में फॉल करती हैं, क्या उन डिजीजेस को स्पेशली चिल्ड्रन से रिलेटेड डील किया जाता है? तो यस, देयर आर टॉप 2 हॉस्पिटल्स ऑफ फिनलैंड जो कि मैंने लिस्ट डाउन किए। इससे ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी हैं जिनके नाम मैं आपको बता दूंगी।
बट सबसे पहला हॉस्पिटल है न्यू चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हेलसिंकी, जो कि हेलसिंकी में है, और ये स्पेशली केटर करता है फिनलैंड के मेन सेंटर को कॉम्प्लेक्स पीडियाट्रिक केसेस हैं उनको डील करता है, रेयर और स्वेयर जो कंडीशंस हैं उनको डील करता है। ये हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड है पीडियाट्रिक यूरोलॉजी और सर्जरी के लिए, और ये डिफरेंट केसेस ऑल ओवर फिनलैंड यहाँ क्या केटर किए जाते हैं, डील किए जाते हैं। तो इस हॉस्पिटल का एड्रेस, इसका नाम, इसकी लोकेशन और इसका कॉन्टेक्ट डिटेल मैं आपको साथ अभी शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, दूसरा एक और इस लिस्ट में जो मैंने बताया था मैं टॉप 2 आपसे शेयर करूंगी, तो टॉप 2 की दूसरे नंबर पे जो हॉस्पिटल है वो तुर्कू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। ये फिनलैंड के सिटी तुर्कू के अंदर है, और ये हॉस्पिटल क्यों अच्छा है, क्योंकि ये पीडियाट्रिक सर्जरीज, डाइजेस्टिव और यूरोलॉजी यूनिट कंसिडर किया जाता है। ये चिल्ड्रंस की जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से केटर करता है, और इस हॉस्पिटल में यूरोलॉजी के और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के जो आउट पेशेंट्स हैं उनका क्लिनिक भी अवेलेबल है। तो स्पेसिफिकली ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जिनको मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, जिनको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन जैसी बीमारियों के लिए, या डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बीमारी जिसके लिए आपको सर्जरी की जरूरत है, जिसके लिए आपको स्कैन की जरूरत है, और अगर स्पेशली अगर पीडियाट्रिक की जरूरत है बच्चों के लिए, तो आप तुर्कू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को रेफर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम, उसका सिटी, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने आपको टॉप 2 बता दिए, पर पीडियाट्रिक स्पेशलाइज्ड केयर के लिए कुछ और हॉस्पिटल्स हैं जो कि बैकअप ऑप्शंस पे आप देख सकते हैं। आई डोंट नो कि वो लोग जो लोग फिनलैंड आना चाह रहे हैं या जिनका रेजिडेंस परमिट आ गया है वो किस सिटी में आ रहे हैं, हेलसिंकी में ही आ रहे हैं या और किसी सिटी में आ रहे हैं। तो टॉप 2 बताने के अलावा मैं आपको बता दूं ताम्प्रे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ओलू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और कुओपियो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ये 3 और ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट केयर के लिए फिनलैंड में काम करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी सिटी में आ रहे हैं, ओलू में, ताम्प्रे में, तुर्कू में, कुओपियो में या हेलसिंकी में, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है इन हॉस्पिटल्स की। इनकी डिटेल तो मैं बहुत डिटेल में शेयर नहीं कर रही, पर जो मैंने टॉप 2 है उनकी आपसे शेयर की है, ताकि आपको आसानी से इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स देखने को मिले। अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है, और बताना ये है कि ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए जरूरी है यहाँ लाना, बिकॉज विदाउट पेपर डॉक्यूमेंट्स ट्रीटमेंट आपका डिले हो जाएगा। तो असेंशियल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप लिस्ट डाउन कर ले, मैं वन बाय वन करके आपको बताती जाती हूँ। आपकी फुल मेडिकल हिस्ट्री, आपकी या आपके बच्चे की, क्योंकि हम बात स्पेशली चाइल्ड केयर हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी या अगर आपके चाइल्ड की जिसको स्पेशल नीड या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है उसकी फुल मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोस डिटेल्स, टाइमलाइन सिंस बर्थ, या जितने भी ट्रीटमेंट्स हुए हैं उनकी मेडिकल पेपर हिस्ट्री या फाइल वो आपके पास होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास सर्जरी रिकॉर्ड या सर्जरी की जितनी रिपोर्ट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। कोई प्रीवियस सर्जरी है, ऑपरेटिव नोट्स हैं या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये आपके पास रिटन फॉर्म में हो, तो ये आपके पास पॉइंट या डॉक्यूमेंट नंबर 2 हो गया। डॉक्यूमेंट नंबर 3 आपके पास होना चाहिए इमेजिंग रिपोर्ट्स, यानी आपके अल्ट्रासाउंड, आपके एमआरआईज, आपके स्कैन, आपके बाउल और यूनरी स्कैन। अगर इस तरह की बीमारी से रिलेटेड अगर आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो जो थर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए वो है आपकी इमेजिंग स्कैन या इमेजिंग रिपोर्ट्स। फोर्थ आपके पास होना चाहिए आपकी करंट ट्रीटमेंट प्लान, आपका डेली बाउल मैनेजमेंट मेथड क्या है, आप कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हैं या आपका बच्चा कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, कौन सी डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम चीजें आपके पास रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी काम जुबानी कलामी कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये चीज याद रखिएगा। ये जो भी चीजें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम में रिटर्न
डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो फोर्थ आपका हुआ करंट ट्रीटमेंट प्लान, किस तरह के मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, डेली बाउल मूवमेंट मैनेजमेंट मेथड कौन सा है, या कौन सी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। जो आपके पास फिफ्थ एंड द फॉरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है डॉक्टर सर्टिफिकेट। आपका जो करंट डॉक्टर है वो आपको लिख के देगा डायग्नोज सिवियरिटी ऑफ कंडीशन क्या है, करंट चैलेंजेस क्या है इस कंडीशन के या उस सिचुएशन को डील करने के, और रिकमेंडेड ट्रीटमेंट क्या है। इसे कहते हैं डॉक्टर सर्टिफिकेट। और ये डॉक्टर सर्टिफिकेट रिटन फॉर्म में इंग्लिश में इसलिए कह रही हूँ कि अब आप वहां से फिनिश में तो लिखवा के ला नहीं सकते, तो इंग्लिश में आपके पास होना चाहिए। किसी गली मोहल्ले के डॉक्टर को जाके ये मत कहिएगा कि जी पर्चा उर्दू में लिख दो, ठीक है जी। लैब की रिपोर्ट्स, 6 नंबर पे लैब की अगर कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं किडनी के फंक्शंस के या यूरोलॉजी के केसेस में आपको किडनी के फंक्शंस की रिपोर्ट्स चाहिए होती है, तो लैब रिपोर्ट्स ये भी आप लेके आएंगे साथ। और 7th आपका फाइनल जो मेडिकल फाइल होगी उसमें आपकी वैक्सीन और जनरल चाइल्ड रिपोर्ट्स, यानी जितनी भी वैक्सीन बच्चे को बचपन से लेके एट द डे ऑफ कमिंग टू फिनलैंड लगी होंगी, वो तमाम वैक्सीन का आपका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, प्रेफरेबली। एंड अगेन only preferably should be in English because you can't provide finished documents from Pakistan, of course, until unless आप उसकी ट्रांसलेशन ले आए तो वो कंसिडर होगी, बट ये तमाम चीज़ें आपके लिए लेके आना ज़रूरी है। अच्छा जी, एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट कंक्लूजन पॉइंट्स में आता है वो है रियलिटी चेक, और वो ये है कि तमाम चीज़ें आप सिर्फ तभी अवेल कर सकते हैं जब आप फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट अवेल करते हैं। अदरवाइज आप जैसे लोग पाकिस्तान से या जो एशियन कंट्रीज हैं उनसे बाहर के मुल्कों में इलाज करवाने जाते हैं, यूके में और अमेरिका में, उस तरीके से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम फिनलैंड में सिर्फ इलाज करवाने आ रहे हैं तो दैट वुड बी लॉट एक्सपेंसिव, तो वो अवेल नहीं किया जा सकता, या वो अवेल वही कर सकता है जो चाहता है कि जब फिनलैंड का मेडिकल सिस्टम के अंदर वो के थ्रू वो इलाज करवाए। तो ये फिनलैंड का जो हेल्थ केयर है या मेडिकल ट्रीटमेंट है आपको तभी अवेल बआसानी किए जा सकते हैं अगर आपके पास यहाँ का रेजिडेंशियल परमिट है, आप रजिस्टर्ड हैं फिनलैंड में रहने के लिए, उसे आप यही कहेंगे, या आप स्टडी वीज़ा पे हैं या आप वर्क वीज़ा पे हैं या आपने अजाइलम लिया हुआ है, आप अजाइलम पे हैं, तब भी आप ये चीज़ अवेल कर सकते हैं। और आप एलिजिबल हैं कैला बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, जो कि आप एलिजिबल हो जाएंगे जब आप यहाँ आके ऑन स्टडी या वर्क वीज़ा होते हैं, तो एक सर्टन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए आप कैला के बेनिफिट्स के एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप ये एलिजिबल हैं तो ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव नहीं है, अदर देन दैट दे आर मोस्ट वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑनेस्ट कंक्लूजन आज के ब्लॉग का, आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन का ये है कि फिनलैंड के अंदर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है फॉर चिल्ड्रंस। सीरियसली मेडिकल कंडीशंस, जितने भी सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कैटर किया जाता है, ट्रीटमेंट की क्वालिटी हाई एंड रिलायबल है, और कॉस्ट आर कंपेयर लो एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बट ड्यू टू कैला, ये जो कैला है ये इसने सबको यहाँ पे कैटर किया हुआ है। तो आपके पास लीगल रेजिडेंसी होनी चाहिए, कैला एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर कोई भी सिस्टम आपको फिनलैंड का यहाँ की मेडिकल ट्रीटमेंट्स को बासानी अच्छे तरीके से अवेल करने से रोक नहीं सकता। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर बैठूं और इस बारे में बात करूं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर वीडियोस ब्लॉग्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे, जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी, पर वो कुछ ना कुछ किसी न किसी से जानना चाहते हैं कि हम सवाल किससे करें, तो कम से कम वो मुझसे आके सवाल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सबको, वो तमाम लोग जो किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के आसरे पे हैं या किसी भी तरह की बीमारी से गुजर रहे हैं, जिन लोगों के बच्चे हैं, जिनको जिनको पता है कि उनके बच्चे को, उनकी औलाद को तकलीफ है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके लिए
रहम वाले, आसानी वाले, सेहत वाले वसीले पैदा करे, ताकि ताकि दुख या तकलीफ ना देखनी पड़े अपनों की। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।